आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस। जब हम लोग ये शब्द सुनते हैं लाइफ प्रोसेसेस तो हमारे मन में क्या सवाल आता है? ये होता क्या है? लाइफ प्रोसेसेस आसान भाषा में कहें तो ये होता है जीवन की प्रक्रिया। हमारे रेगुलर लाइफस्टाइल में जो-जो चीज़ें होती हैं, जो-जो चेंजेस होते हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। तो जैसे हो गया न्यूट्रिशन जो हमें हमारी ग्रोथ में, हमें जीने में, हमें पावर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। बाकी हमारी बॉडी के फंक्शंस हो गए जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आइए, सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस। व्हाट व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस मीन्स द रेगुलर occurrence of activities and functions in a human body। तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको याद रखना। तो अब लाइफ प्रोसेस जीने के लिए सबसे ज़रूरी होता है हमें न्यूट्रिशन, सबसे ज़रूरी होता है हमें न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ जो हमें पावर प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन भी 2 टाइप में 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन ये 2 पार्ट में बेसिकली डिवाइड होते हैं। पहला ऑटो ऑटोट्रोफिक, दूसरा हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक इन दोनों से हमें क्या समझ आता है? ऑटोट्रोफिक वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रोफिक वो जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रोफिक मतलब सेल्फ एंड हेटेरोट्रोफिक मतलब डिपेंडेंट। ऑटोट्रोफ्स के अंदर आते हैं प्लांट्स एंड हेटेरोट्रोफ्स के अंदर आते हैं एनिमल्स, यानी हम लोग। ओके, तो ऑटोट्रोफिक में अगर हम लोगों ने प्लांट्स एग्जांपल दिया, तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स अपना जो खाना बनाते हैं, वो बनाते हैं एक प्रोसेस से जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब उसका यूज़, लाइट का यूज़। एक ईज़ी वे में ऐसे आप समझ सकते हैं। मतलब प्लांट्स यूज़ सनलाइट फॉर कुकिंग देयर फूड। प्लांट्स यूज़ sunlight in cooking their food। और किसके साथ क्या-क्या चीज़ें नेसेसरी हैं उसमें? जैसे थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी आर क्लोरोफिल, एयर, वाटर, एक्सेट्रा। एयर में CO2, मेनली CO2। तो ये तो हो गई नॉर्मल सी फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस। अब जो फोटोसिंथेसिस है, उसकी एक इक्वेशन है, जो मेनली एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसलिए इसको याद रखना। कलर चेंज कर लेते हैं। इसकी इक्वेशन है
6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। ओके, अब ये है ग्लूकोज। तो ये इक्वेशन से हमें क्या समझ आता है, जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट का यूज करके अपना फूड बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। ये जो प्लांट का फूड है, ये बहुत नेसेसरी है उनकी ग्रोथ के लिए। ओके, अंडरस्टूड। तो आओ आगे बढ़ें। हम लोगों ने ये भी देख लिया, अब पहले जान लेते हैं हेटरोट्रोप्स के बारे में। नाउ लेट्स गो फॉर हेटरोट्रोप्स। अब हेटरोट्रोप्स क्या होते हैं? हेटरोट्रोप्स इसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स आते हैं, मतलब एनिमल्स। ब्रैकेट में डाल दो ह्यूमन बींग्स। ओके, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम लोग दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे मान लो लायन, फॉर एग्जांपल लायन। अब लायन अपना खाना खुद तो नहीं बनाएगा, वो डिपेंडेंट रहता है किस पे? मीट पे। वो किसी का शिकार करेगा तभी उसको खाना मिलेगा। ओके, लाइक लायन है, वो डियर पे डिपेंडेंट है, बफलो पे डिपेंडेंट है, एक्सेट्रा। और मान लो जैसे ज़ीब्रा है, वो भी अपना खाना खुद नहीं बनाता, तो वो ग्रास पे डिपेंडेंट रहता है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया। देखो, ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स, प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रोफ्स में आते हैं, एंड एनिमल जो होते हैं वो हेटेरोट्रोफ। ओके, तो देखो, हम लोगों ने इतना जान लिया अभी कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ओके, लाइफ प्रोसेस में क्या जरूरी है सबसे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफ्स में प्लांट्स आते हैं, हेटरोट्रोफ्स में एनिमल्स आते हैं। ओके, अंडरस्टूड इतना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, प्लांट्स, अब आओ थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में भी जान लिया जाए। जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं एक स्ट्रक्चर। तो ध्यान से समझना, स्टडी अबाउट लेट्स से। ओके, मैं डायरेक्ट ड्रॉ करके लिख देता हूँ। प्लांट्स कंटेन अ स्ट्रक्चर known as स्टोमेटा। क्या? स्टोमेटा। गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। ओके, और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ध्यान रखना थोड़ा। जैसे मान लो ये स्टोमेटा का डायग्राम है। ओके, ये स्टोमेटा की कंडीशन है ड्यूरिंग डे। स्टोमेटा कंडीशन है ड्यूरिंग डे टाइम। ये स्टोमेटा की कंडीशन है ड्यूरिंग डे टाइम। कब की? ड्यूरिंग डे टाइम कंडीशन। इस टाइम क्या होता है, स्टोमेटा वाइडली ओपन होता है, बिल्कुल अच्छे से खुला रहता है। ठीक है, जो स्टोमेटल पोर, इसके अंदर का जो एरिया होता है, स्टोमेटल पोर कहते हैं उसको, स्टोमेटल पोर। ठीक है, और ये जो दो पोर्शंस हैं जो इसको साइड में सराउंड कर रहे हैं, ये होते हैं ग्रैनुलर सेल।
ग्रैनुलर सेल। और ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर हैं ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर पिगमेंट कंटेन करते हैं जो होता है क्लोरोफिल। स्टोमेटल पोर ये ग्रीन कलर पिगमेंट कंटेन करते हैं जिसकी वजह से क्लोरोफिल बनता है। स्टोमेटल पोर ये ओपन होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, क्लोज रहते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम। ग्रैनुलर सेल उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। तो मेनली बस इतना समझ लो, स्टोमेटा पहले तो गैसेस एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरा, वो ये हम लोगों ने देख लिया कि स्टोमेटा जब ओपन रहता है डे टाइम में तो गैसेस एक्सचेंज में वो हेल्प करता है। और अब ये तो डे टाइम कंडीशन देख ली। नाइट टाइम में इसका पूरा उल्टा होता है। जो स्टोमेटा होता है, जो अपना स्टोमेटा है, ये बिल्कुल क्लोज हो जाता है नाइट में। ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग नाइट स्टोमेटा क्लोजेस। स्टोमेटा क्लोज हो जाता है नाइट टाइम। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी समझ लिया स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डे टाइम में ओपन होता है, नाइट टाइम में क्लोज होता है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया अब अच्छे से। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसके बाद अब तो अभी तो हम लोग नॉर्मल न्यूट्रिशन के बारे में समझ रहे थे। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग आएंगे ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बॉडी के बारे में। अब हम लोग थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से समझना इसको, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग में क्या आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि जब हम लोग खाना खाएंगे तभी तो हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। और जो खाना खा के जब वो डाइजेस्ट होगा तो उसकी जो पावर होगी वही तो हमें हमारी रेगुलर लाइफ एक्टिविटीज करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले ये देखो, अब स्लाइड चेंज कर लें पहले। ओके, सबसे पहले मेन हम लोगों का जो काम होता है फूड इनटेक के बाद, वो होता है डाइजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेशन कैसे होता है? सबसे पहले डाइजेशन के टाइम पे सबसे पहले खाना हम लोग माउथ मतलब मुंह से खाते हैं। माउथ से हमने खाना इंटेक करा, फिर वो हमारे फूड पाइप से होता हुआ गया, फिर वो हमारे फूड पाइप से होता हुआ गया, फूड पाइप से और नीचे आया तो वो हमारे स्टमक में, स्टमक में गया। स्टमक में जाने के बाद, स्टमक में जाने के बाद खाने में अब एंजाइम्स एक्ट करने लगे। सबसे पहले हमारे पेट में होता है HCl, जो इनएक्टिव स्टेट में होता है। वो इनएक्टिव स्टेट में होता है, और जब वो उस पे खाना आता है, जब खाना पेट में आता है तो वो एक्टिव हो जाता है और उसको ब्रेक डाउन कर देता है इन प्रोटीन कंपोनेंट्स। ओके, और फिर हम लोगों ने खाना खाया मुंह से खाया, उस टाइम क्या हुआ? इंजेशन, इंजेशन। HCl ऐड करा, स्टमक में आया तो क्या हुआ? इंजेशन, डाइजेशन। उसके नीचे आया तो फिर हमारे पेट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हमारे पेट में आने के बाद नीचे जब इंटेस्टाइन में जाता है डाइजेस्ट होने के बाद, इंटेस इंटेस्टाइन में जाता है डाइजेस्ट होने के बाद, तो जो खाना है वो अब्जॉर्ब होता है। तो अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब कैसे होता है? क्योंकि उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे विलाय कहते हैं वो प्रेजेंट है। क्यों? किसमें होता है अब्जॉर्ब? विलाय, विलाय। ये होती हैं कुछ ऐसी दिखती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कुछ ऐसी दिखती हैं, हल्की सी हेयरी होती हैं साइड से। इनमें खाना और प्रोटीन कंपोनेंट्स साथ में स्टिक हो जाते हैं। समझ आया इतना? अब हम लोगों का इंजेशन भी हो गया, डाइजेशन भी हो गया, अब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब एक्सक्रीशन,
तो ये सिंपल सी डाइजेशन की प्रोसेस होती है। सबसे पहले खाना इनटेक करते हैं हम लोग, फिर खाना फूड पाइप से होता हुआ जाता है स्टमक में होता है HCl जो इनएक्टिव स्टेट में होता है, वो इंटेस्टाइन फिर वो इनएक्टिव स्टेट में जब खाना आता है फिर वो एक्टिव हो जाता है, फिर वो इंटेस्टाइन में आके अब्ज़ॉर्ब होता है, उसके बाद एक्सक्रीट हो जाता है। अब एक सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर फूड पाइप के पास इस एरिया पे, यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेज़ेंट होता है, जिसे कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ये इधर कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है और जब स्टमक के ये निचले पोर्शन में यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है उसको पायरोलिक स्फिंक्टर स्फिंक्टर। ये जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है ये रीगर्गिटेशन ऑफ फूड रीगर्गिटेशन ऑफ फूड ये ना हो उसमें हेल्प करता है। मतलब जो वॉमिट हो जाती है खाने के बाद वो इससे प्रिवेंट करता है। कभी-कभार ऐसा हुआ होगा कि हमने खाना खाया, बहुत अजीब-सा लगने लगा। मान लो तुमने खाना खाने के बाद ढेर सारा पानी पी लिया है। बाकी जब तुम अचानक से तुम्हें बहुत अजीब-सा लगा, तुम्हें लगा कि खाना तुम्हारे विंड पाइप में वापस आ रहा है। पर ये जो स्फिंक्टर होते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं कि खाना ऊपर ना है, फूड का रिगर्गिटेशन ना हो, तुम्हें वॉमिट ना हो। ओके? अब समझ आया कि हमें उल्टी क्यों होती है? इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमें वॉमिट किस लिए होती है। ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस थी, इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। आइए, नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने यहाँ पर डाइजेशन तो कंप्लीट कर लिया। डाइजेशन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब मेनली डाइजेशन में इतना ही है। अब हमारा क्या ही बचेगा इसमें? हाँ, डाइजेशन में इतना ही है। अब हम लोग आएँगे रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन, हाँ, रेस्पिरेशन साँस लेना, साँस छोड़ना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साँस नहीं ले पाएँगे तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएँगे। साँस नहीं ले पाएँगे तो हम लोग ज़िंदा ही नहीं रह पाएँगे। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन मतलब इन्हेल इन्हेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर। इन्हेल क्या करते हैं हम लोग? इन्हेल हम लोग करते हैं इन्हेल हम लोग करते हैं इन्हेल हम लोग करते हैं नीचे नीचे। तो क्या ज़रूरी है? इन्हेलेशन में ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं अंदर, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है? हाँ, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड एक्सहेल हम लोग क्या करते हैं? एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हम लोग एक्सहेल करते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि रेस्पिरेशन बस इन्हीं 2 चीज़ों से खत्म हो जाए। रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, बहुत बड़ी और बहुत ध्यान से समझने वाली प्रोसेस है। इसमें हमारी लंग्स का बहुत बड़ा हाथ है। हमारी लंग्स क्या होती हैं? लंग्स फेफड़े फेफड़े इसमें क्या समझ आता है? बस 2 हवा वाले बैग होंगे जिसमें हवा हम लेते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें बहुत समझने वाली चीज़ है, लंग्स। तो लंग्स 2 एयर बैग्स होते हैं, जो एक केस के अंदर प्रेज़ेंट होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डायफ्राम। DIPHRAGM डायफ्राम। डायफ्राम ये क्या होता है? ये रिब केज कवरिंग लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज की एक कवरिंग होती है डायफ्राम। इसकी मूवमेंट्स भी होती हैं
जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं। इसकी मूवमेंट जो होती है बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती है डायफ्राम। जब हम लोग इन्हेल करते हैं तो ये अपवर्ड, बहुत ध्यान से समझना ये, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट होती है। और जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल, तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो इनवर्ड, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड होती है, एंड डाउनवर्ड। बहुत ध्यान से ये केस पढ़ के जाना, एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब लंग्स दो एयर बैग्स होते हैं, जिसमें जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो फूल जाते हैं, सांस छोड़ते हैं तो वो वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। और लंग्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? ढेर सारे ब्रोंकाई, एल्वेलाई, ब्रोंकाई एंड एल्वेलाई। एल्वेलाई एक, देखो ब्रोंकाई तो एक पूरा पूरा एक गुच्छा होता है, गुच्छा होता है जो अटैचमेंट होती है पूरे गुच्छे की एल्वेलाई की। ब्रोंकाई क्या होती है? पूरे गुच्छे की अटैचमेंट होती है, जिसमें ऐसे जाके पूरे पूरे एल्वेलाई, एल्वेलाई, एल्वेलाई अटैच्ड होते हैं। ब्रोंकाई इसी इसी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को ब्रोंकाई कहते हैं। एल्वेलाई जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो अभी ये छोटे साइज में है, लेकिन जब हम लोग इनहेल करते हैं, सॉरी करेक्ट करता हूँ अभी। ब्रोंकाई जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ये ब्रोंकाई जो छोटे हैं, इसमें जो एल्वेलाई लगा हुआ है ये फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है, मतलब इसमें एयर भर जाती है। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन ये वापस से अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है जब तक हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, बस। क्या सीखा हम लोगों ने? रेस्पिरेशन क्या होता है? इनहेल करना, एक्सहेल करना, ओके। और इनहेल करते टाइम हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सहेल करते टाइम हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लंग्स में क्या प्रेजेंट होता है? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या होता है? ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर होता है। ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में क्या लगे होते हैं? एल्वेलाई, एल्वेलाई जब सांस लेते हैं तो वो फूल जाते हैं, सांस छोड़ते हैं तो वो नॉर्मल साइज के हो जाते हैं। फिर नीचे एक रिब केज की कवरिंग होती है जो पूरे लंग को प्रोटेक्ट करती है, पूरे लंग को प्रोटेक्ट करती है। क्या करता है रिब केज? रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। और डायफ्राम जब सांस लेते हैं हम लोग तो वो अपवर्ड मतलब बाहर की तरफ, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, एंड आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, अपनी हमारी छाती, हमारा चेस्ट फूल जाता है उस टाइम पे। और जब एक्सहेल करते हैं, ऐसे सांस छोड़ी हम लोगों ने, तो जो हमारा डायफ्राम है वो अंदर की तरफ और नीचे की तरफ, अंदर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करके वापस से जैसा है वैसी प्लेस में सेटल हो जाता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है जब तक हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? और बीच में जो थोड़ी-सी मिस्टेक हुई थी, वो थोड़ा-सा उसको नज़रअंदाज करना। बाकी वीडियो एन्जॉय करिए बहुत। एनारोबिक एंड एरोबिक, सबसे पहले जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? जिसमें O2 ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। O2 इज़ इन्वॉल्व्ड। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, उसमें CO2 का इन्वॉल्वमेंट होता है। CO2 इज़ इन्वॉल्व्ड। मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ये विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है।
मतलब जब O2 की प्रेजेंस होती है, O2 की जब प्रेजेंट होती है, O2 की जब प्रेजेंस होती है एनारोबिक के टाइम, एरोबिक के टाइम, तो उसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, फुल फॉर्म एटीपी का, इसकी प्रेजेंस होती है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज CO2 में, जब CO2 की इन्वॉल्वमेंट होती है, CO2 की इन्वॉल्वमेंट के टाइम हमारे पास लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एटीपी, मतलब एनर्जी, इसकी प्रेजेंस होती है। बस। अब लैक्टिक एसिड के बारे में मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। लैक्टिक एसिड जो होता है वो एक स्पेसिफिक एरिया पे जमा होने लगता है। जैसे कहते नहीं है हम लोग की पैर सुन्न हो गया, वो हम लोग की बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट सुन्न हो गया, तो उस एरिया पे अगर थोड़ी देर भी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है या कोई भी फंक्शन रुक जाता है, चाहे वो रेस्पिरेशन का टाइम हो या वो हम लोग का चल बैठे टाइम, उस स्पेसिफिक एरिया पे अचानक से झंझनाहट चढ़ने लगती है। तो वही उस चीज को कहा जाता है लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन। मतलब उस जगह पे लैक्टिक एसिड जमा हो गया है जिससे हमारे हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। ओके। ये बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना। ओके। ये हो गया हमारा पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट। हम लोग थे ट्रांसपोर्टेशन पे। तो ट्रांसपोर्टेशन मैंने बताया था, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सब्सटेंसेस लाइक O2, ब्लड एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिशंस एंड सब्सटेंसेस इन ह्यूमन बॉडी। तो सबसे मेन फंक्शन जो करता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो हार्ट करता है। वो क्या करता है? वो हमारा हार्ट करता है। हार्ट हेल्प्स इन पंपिंग द ब्लड, हार्ट हेल्प्स इन पंपिंग द ब्लड, पंपिंग द ब्लड। ओके। हार्ट सबसे मेन काम कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम। तो हार्ट में तो कई सारे पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, ऑरिकल्स हो गए, वेंट्रिकल्स हो गए, बहुत सारी वेन्स निकलती है, वो बहुत सारी आर्टरीज निकलती है, पर्मनरी आर्टरी, पर्मनरी वेन, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, एओर्टा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स का मेन फंक्शन होता है। कौन सा ऑरिकल? कुछ ऑरिकल्स होते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं, कुछ होते हैं जो इनऑक्सीजनेटेड लाते हैं, और कुछ ले जाते हैं, कुछ लेके आते हैं। ओके। तो यही बस इसमें हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी आर्टरी होती है, पहले ये कुछ चीजें, मेन चीजें जान लेते हैं हार्ट के बारे में। एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी होती है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है एओर्टा। ओके। एंड जो हमारा हार्ट होता है वो टू पोर्शन में डिवाइड होता है। इसी डायग्राम है, ये हार्ट देखो, ये टू पोर्शन में डिवाइड है। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये होता है वेंट्रिकल, ये होता है वेंट्रिकल। और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये होता है ऑरिकल, ऑरिकल। तो हम लोग थे ऑरिकल्स, ऑरिकल्स पे थे हम लोग। तो हम लोगों ने ये तो देखा कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दो चेंबर में हार्ट डिवाइड होता है, पर अभी हम लोगों ने ये तो जाना नहीं कि इनका फंक्शन क्या होता है। जो ऑरिकल्स होते हैं, ऑरिकल्स जो होते हैं ऊपर से, राइट वाला ऑरिकल, राइट ऑरिकल, मतलब राइट ऑरिकल या ऑर्ट्रियम जो कहिए इसको, दोनों सही है। राइट ऑर्ट्रियम ये काम करता है डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड को लाने में, एंड लेफ्ट ऑर्ट्रियम जो होता है ये लेके जाता है क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
तो यही ये वेंट्रिकल वेंट्रिकल जो होता है वो इसका ऑपोजिट काम करता है। वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उल्टा सॉरी ये भी यही काम करता है, बट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकाल देता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल भी यही काम करता है, ये भी ब्लड को आउटर पोर्शन में, ये भी ब्लड को ये ऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड को आउटर पोर्शन में। ये बस एक इजी वे है बताने का। ओके, बाकी एक बार आप अपनी बुक भी रीड मारेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ और आ जाएगा सही से। बाकी मैं सारी इन्फॉर्मेशन इसमें कवर कर दूंगा, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो स्टूडेंट्स लेट्स मूव फर्दर। अभी हम लोगों को क्या जाना, लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है वो एओर्टा होती है। हार्ट, ओके, हार्ट हेल्प करता है पंप करने में ब्लड। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स, ये दोनों ब्लड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। ओके, अब इसमें जो राइट आर्टरी होती है, राइट आर्टरी ये लोअर चेम्बर में लेके जाती है ब्लड। राइट आर्टरी होती है लोअर चेम्बर में लेके जाती है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। वहां पर फिर हार्ट उसे प्योरीफाई कर देता है और फिर वो बाकी बॉडीज में जाने के लिए छोड़ देता है। फिर लेफ्ट आर्टरी हमारे लेफ्ट ऑरिकल में जाके बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे ही वेंट्रिकल का काम है, वो भी इसको अंदर लाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल बाहर निकाल देती है। ये भी आउटर पोर्शन में ले जाता है, ये भी आउटर पोर्शन में ले जाता है। ये इंटीरियर अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ ले जाता है। ओके, अगर एक इजी वे में मैं बताना चाहूँ तो बस इतना इसका फंक्शन है, डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, लाना, ले जाना, बस इतना इनका काम है। इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा इसका कोई फंक्शन नहीं है। बाकी हम लोग ये सोचते हैं ये हार्ट हमारा लव धक जो धक धक हमारा दिल करता है, ये साउंड क्यों प्रोड्यूस करता है, ये साउंड हमारा हार्ट क्यों प्रोड्यूस करता है, उसका भी एक रीज़न है। हमारी हार्ट में कुछ मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स एंड कैपिलरी मसल्स। वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और डायलेट करती हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट मतलब खुलना, खुलना और बंद होना। जब ये होता है तो हमारा दिल धक धक करता है, इसी वजह से हमारा हार्ट ब्लड पंप कर पाता है। कौन सी मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड कैपिलरी मसल्स। कार्डियक उन मसल्स का नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कार्डियक मसल्स एंड कैपिलरी मसल्स, ये दोनों डायलेट डायलेट एंड कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, कॉन्स्ट्रेट करती कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे हमारा हार्ट लब धप साउंड प्रोड्यूस करता है और हमारा हार्ट एक बार में 72 टाइम्स बीट करता है। ओके, तो ये हम लोगों ने पूरा हार्ट कैसे पंप करता है ब्लड और ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करता है, ये पूरा हम लोगों ने समझ लिया। क्या क्या देखा हम लोगों ने, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है वो एओर्टा होती है, हार्ट हेल्प करता है ब्लड पंप करने में। लेफ्ट राइट आर्टरियम ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, लेफ्ट आर्टरियम या लेफ्ट ऑरिकल ब्लड हम लोग को आगे लेके जाता है, ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। ओके, और बाकी जो कैपिलरी मसल्स और कार्डियक मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करती हैं, जिससे हमारा हार्ट बीट करता है और एक बार में हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। अब ऑक्सीजन का एंट्रेंस हमारी लंग में एंटर करता है जब ऑक्सीजन, और बाकी वो कैसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब ये हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो ये जानने से पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, हमारी बॉडी में दो चीज होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। क्या होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज
हमारी स्किन में लोअर रीजन में प्रेजेंट होती हैं और वेन्स हमारी बॉडी में अपर रीजन में प्रेजेंट होती हैं। मतलब ये जो हमारे हाथों में नसें आती हैं, ये वेन्स होती हैं और जो ऊपर वाली जो अच्छा उसके नीचे जो प्रेजेंट होती है वो आर्टरीज होती हैं। ओके, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। अब हम लोग इसमें देखेंगे जो ऑक्सीजन एंटर करता है हमारे ब्लड में, वो कैसे करता है। देखो, हम लोग ने जैसे अभी ऊपर चलते हैं 1 मिनट। जैसे हम लोग अभी लंग्स के बारे में हम लोगों ने देखा, हम लोग रेस्पायर करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और वो ऑक्सीजन फिर हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है एक बार में। वो हेल्प करता है हमें सर्वाइव करने में। प्लस वो जो ऑक्सीजन होता है जब हमारी ब्लड बॉडी में घूम रहा होता है, तो वो हमारे ब्लड में भी मिक्स हो जाता है। कैसे? आइए बताते हैं। जैसे मान लो ये हमारी लंग कैपिलरी जो हमारी लंग कैपिलरीज़ यहाँ पे जो लिखा हुआ है, हमारी जो लंग कैपिलरीज़ यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये मान लो ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। अब जैसे यहाँ पे हमने साँस ली तो ऑक्सीजन आया। जैसे हमने पहले सुना था, जब हमने साँस ली, हमारा डायफ्राम फूला, हमारे एल्वेलाई फूले, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आई और वो एक फ्लैश की स्पीड में हमारी पूरी बॉडी में घूम के आ गई। तो ये प्रोसेस होता है कब? इसमें हार्ट भी हमारा उतना ही साथ देता है, जितना हमारे लंग्स हमारा साथ देती हैं। तो सबसे पहले हमने साँस ली, वो आई, वो पल्मोनरी वेन फ्रॉम द लंग्स, जो लंग से पल्मोनरी वेन जो निकल रही होती है, वो उसमें आके वो उसमें हार्ट से पहले देखो, हार्ट से देखो ये साइकिल कैसे चलती है, ये बताते हैं। सबसे पहले आर्टरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी से आती है ऑक्सीजनेटेड हवा या बोलिए डीऑक्सीजनेटेड हवा। वो हम लोग ऊपर लेके गए, यहाँ पर आई, प्यूरिफाइड हुई, फिर यहाँ पर आई। वो पल्मोनरी वेन से होते हुए एओर्टा गई बॉडी में, एओर्टा से बॉडी में गई, वापस से लंग कैपिलरीज में आई, उसके बाद वेना कावा, वेना कावा में गई बॉडी की, फिर वापस से वो हार्ट में चली गई। तो मतलब जब यहाँ से हम लोग ऑक्सीजनेटेड हवा लेके गए, यहाँ से हम लोग ऑक्सीजनेटेड एयर लेके गए, तो वो यहाँ पर जाते-जाते और यहाँ तक आते-आते, जैसे ही ये रेड से ये ब्लू वाले साइन में गई, तो इस एरिया पे तो ये ऑक्सीजनेटेड ही थी। पर जब ये नीचे आई, जैसे ही यहाँ एंटर करी, ये वापस से डीऑक्सीजनेटेड हो गई। ये वापस से डीऑक्सीजनेटेड ही हो गई और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है बहुत देर तक, जिससे हमारी बॉडी फंक्शन कर सकती है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि इसमें होती है कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है समझने में। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग ने इन्हेल किया। सबसे पहले हमने इन्हेल किया, ये हमारे लंग में एयर आई, एयर सबसे पहले जाके एयर गई जिससे हार्ट भी पंप करा, हार्ट ने ब्लड पंप करा, ब्लड में था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे पहले ये गया ऑक्सीडेटेड ब्लड, ये पूरी बॉडी में हमारी होता हुआ एओर्टा से हम भी हमारी बॉडी में होता हुआ जैसे ही वापस से वेना कावा में एंटर करा, तो ये वापस से डीऑक्सीजनेटेड हो गया। और ये प्रोसेस जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो हम लोगों ने क्या किया, एक्सहेल। जैसे ही ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड हो गया, जब वापस से वहां आया तो हम लोगों ने किया एक्सहेल, उस टाइम सांस छोड़ी, वापस से हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर जब सांस ली, वापस से ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर सांस छोड़ी, फिर डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता ही जाता है। कि ब्लड ब्लड क्या होता है? अभी हम लोग देखा कि ब्लड आता है, चला जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन आता है और चला जाता है। तो ब्लड भी तो एक टाइप का कंपोनेंट ही होता है और उसमें क्या 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 प्रेजेंट होता है ब्लड में? ब्लड कंटेन्स फर्स्ट आरबीसीज, सेकंड
WBCs, and third platelets. RBCs, WBCs and platelets. और एक प्रोटीन सब्सटेंस होता है जिसको लिम्फ कहते हैं, एंड अ प्रोटीन सब्सटेंस विच इज लिम्फ। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। आरबीसीज हमारी पूरी बॉडी में होती है, डब्ल्यूबीसीज भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग का काम करती हैं डब्ल्यूबीसीज के साथ मिलके। जैसे हमें कहीं चोट लगी, वहां पर हमने देखा कि थोड़ी देर बाद कुछ दिनों में पपड़ी जम जाती है वहां पे। मतलब वो एरिया बिल्कुल ड्राई सा होके उस पे कोटिंग आ जाती है और वापस से स्किन बन जाता है। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होती है वो उसमें एक हीलिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है, जिससे हमारी चोट जो होती है वो रिपेयर हो जाती है अपने आप ही। मतलब हमारी बॉडी में भी एक सेल्फ हीलिंग फैक्टर है। तो समझ लीजिए हम लोग कितने स्पेशल होते हैं। लिम्फ बस एक नॉर्मल टाइप का प्रोटीन होता है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब एक और हम लोगों ने टर्म सुना होगा जिसको हर एक बंदे को हमने बोलते हुए देखा है, डॉक्टर्स भी कहते हैं और हमारे घर वालों में भी बहुत लोगों को इश्यू हो जाता है। बीपी। क्यों? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इसकी नॉर्मल एक रेंज होती है 120 से 80। ये होता है पल्स काउंट वो 80, और ये होता है नॉर्मल ब्लड फ्लो रेट। अब जैसा कि हमने देखा कि ये बस एक नॉर्मल सा इतना काउंट मेनली होता है ह्यूमन बॉडी का। लोगों का इससे ज्यादा हो जाता है। जिसका इससे ज्यादा होता है तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। लिटरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है लोगों को। ब्लड प्रेशर भी कोई अच्छी चीज नहीं होती। ये अगर किसी इंसान को पकड़ लेता है ना तो जीने नहीं देता उसको सही में। जब कोई मेंटल स्ट्रेस लेते हैं या बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन होने लगती है तो हमारा काउंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जिसके कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन कुछ ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और जब वो इस नॉर्मल रेंज से कुछ ज़्यादा पार चला जाता है तो पता है बहुत सारी डिजीजेस होने लगती हैं, जैसे अनकॉन्शियसनेस, डिजीनेस, ओवर स्वेटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आना। और अगर ये कुछ ज़्यादा हो गया तो ये ब्रेन हैमरेज तक कॉज कर सकता है। प्लस अ पैरालाइज अटैक कैन ऑल्सो अफेक्ट अ पर्सन no matter what age he or she is. It will affect if the blood pressure count increases. ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज और वेन्स में, ये तो बस कॉमन सी चीज़ है, ये हम लोगों ने समझ। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, चीज़ों का लाना ले जाना फ्रॉम वन फॉर्म, वन फॉर्म नहीं, फ्रॉम वन टू अनदर, इजी वे में। तो प्लांट्स ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? अब वो हम लोग की तरह ब्लड न्यूट्रिशन फूड, ब्लड न्यूट्रिशन तो नहीं कर सकते वो, बट फूड कर सकते हैं, वाटर कर सकते हैं और बाकी न्यूट्रिशन कर सकते हैं। तो प्लांट ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं ये हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस बाय प्लांट्स। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स? सबसे पहले वाटर, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम द रूट टू द अबव पोर्शन ऑफ द प्लांट। मतलब रूट से रूट से स्टेम, स्टेम से
लीव। ये ऐसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन चलता है। बाकी न्यूट्रिशन और अदर एसेंशियल चीजें जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, सनलाइट, एयर, एक्सेट्रा, ये तो बस नॉर्मल एसेंशियल चीजें हैं। ये तो बस नॉर्मल एसेंशियल चीजें हैं जो जरूरत होती है प्लांट को उनका फूड प्रोड्यूस करने में। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से एक्ट करता है क्योंकि उस टाइम प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्लूकोज प्रोड्यूस करने में। क्या? ग्लूकोज प्रोड्यूस करने में। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और बाकी अदर एसेंशियल चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो प्लांट बस मेनली इन्हीं चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, इससे ज़्यादा प्लांट में कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। अब ट्रांसपोर्ट से हम लोगों ने एक चीज़ और दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ ट्रांसपोर्ट तो है, पर ट्रांसपीरेशन भी तो एक प्रोसेस होती है। आप ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपीरेशन को मिक्स बिल्कुल मत करना। मैं समझाता हूँ। ट्रांसपोर्ट मतलब लाना या ले जाना, लाना या ले जाना चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह। और वही ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन एक ऐसी प्रोसेस जिससे प्लांट अपना जो वाटर कंटेंट होते हैं वो वाटर वेपर के फॉर्म में हटा देते हैं, निकाल लेते हैं बाहर। ट्रांसपीरेशन इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच द लीव्स ऑफ द प्लांट रिमूव, रिमूव बोलिए या ट्रांसपायर बोलिए, ट्रांसपायर नहीं, सॉरी सॉरी, लीव्स ऑफ द प्लांट टेक्स आउट their water content in the form of water vapor, in the form of water vapor from the surface of the leaves। और प्लस ये एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। क्या? इससे क्या होता है? अ कूलिंग sensation is produced, a cooling sensation is produced। ओके, अंडरस्टूड। तो हम लोगों ने क्या देख लिया? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या होता है? प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन, एक चीज ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस होते क्या है? वाटर होता है, कहाँ से? रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ। क्लोरोफिल, सनलाइट एंड एयर एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं जो फूड ग्लूकोज प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। एंड न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ट्रांसपोर्टेशन का एक सिमिलर टर्म होता है ट्रांसपीरेशन, वो भी हम लोगों ने देख लिया। ट्रांसपोर्टेशन मतलब लाने, लाना या ले जाना चीजें। ट्रांसपीरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो प्लांट अपनी टिप से वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर निकालते हैं, जिससे कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड होती है। अंडरस्टूड? एनी डाउट? जस्ट कमेंट, आई विल सी। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट एंड अ क्वाइट डिफिकल्ट टॉपिक, एक्सक्रीशन। बट मेरे साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल सिंपली हो जाए, नो प्रॉब्लम। तो एक्सक्रीशन, हाँ भाई एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है? ओहो, एक्सक्रीशन मतलब होता है चीजों को
निकाल देना, एक्सक्रीट कर देना। तो देखें ये फंक्शन होता कैसे है। टेक्निकल इशू हो रहा है। ये फंक्शन होता कैसे है। देखो सबसे मेन इसमें जो हमारी इन्वॉल्व है वो है हमारी किडनीज। किडनीज ये सबसे मेन इन्वॉल्वमेंट है इसका, हमारी किडनीज का इसमें। किडनीज में बहुत सारी वेन्स एंड आर्टरीज इसमें भी कनेक्ट होती हैं जो यूरिनरी ब्लैडर में जॉइंट होके मतलब यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीशन करती हैं। ये एक्सक्रीट करती है यूरिया। यूरिया या यूरिन। यूरिन देखो किडनी में सबसे पहले किडनी मतलब इसे समझ लो कि प्यूरीफायर की तरह काम करती है हमारी बॉडी में। जैसे जो हमारा ब्लड होता है वो भी प्योरीफाई करने में हेल्प करती है। प्लस जैसे हम लोगों ने पानी पिया और हम लोग देखे हम लोग टॉयलेट जाते हैं ना, हम लोग टॉयलेट जाते हैं। ओके, तो वो इसी वजह से होता है। जब हम लोग पानी पीते हैं तो वो हमारी किडनी में आता है, किडनी से आते हुए छनता है, मतलब इसको स्टरलाइजेशन होती है, हमारा पानी पिया हुआ छन जाता है और आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर से होते होते यूरेथ्रा में जाके एक्सक्रीट हो जाता है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बट अभी समझ आ जाएगा। ये हमारी जो दोनों किडनीज होती हैं प्योरीफायर का काम करती हैं। प्योरीफायर का काम करती हैं। जैसे हमारे घरों में आरओ होता है ना, वैसे हमारी किडनी भी हमारी बॉडी की आरओ है। ये भी प्योरीफिकेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं। ये एक डिफरेंस होता है इसमें, जो राइट साइड की किडनी होती है इसका साइज ये हल्की सी डाउनवर्ड होती है। इनके साइज में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। टीचर कभी कभार घुमाने के लिए पूछ लेता है कि क्या होता है किडनी, दोनों किडनीज में क्या डिफरेंस है। आप बोल देना प्लेसमेंट का। ये थोड़ी सी ऊपर है, ये थोड़ी सी नीचे है, बस इसका प्लेसमेंट का आप अपना एक डिफरेंस दे देना। बाकी किडनी हमारा प्योरिफिकेशन का काम करती है। यूरिया जो कंटेंट होता है ये स्टोर करके उसको यूरिन में फॉर्म कर देती है और यूरिन के फॉर्म में करके उसको एक्सक्रीट कर देती है। बस इसमें इतना ही है, के अलावा एक्सक्रीशन में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आपके लेवल पे अभी इतना काफ़ी है। एक्सक्रीशन से मेनली क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाला पोर्शन देख लेना, डायग्राम देख के जाना आप लोग बस। एग्जाम में डेफिनेटली मार्क्स आएंगे। डायग्राम देख के जाना और थोड़ा सा समझ लेना कि किडनी कैसे चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर चीज कैसे प्योरिफिकेशन का काम होता है किडनी में। अब बारी आती है नेफ्रॉन की। सबसे मेन एंड सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम है हमारी चैप्टर का नेफ्रॉन, और एक हमारे हार्ट का है। तो देखो नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस, तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस जो क्या करती है काम, स्टरलाइजेशन का। स्टरलाइजेशन स्टरलाइजेशन से हमारी छन्नी होती है जिससे हम चाय छानते हैं, वैसे ही ये भी वही काम करती है। वुमेन्स कैप्सूल एक एक कप लाइक अपीयरेंस जिसमें ग्लैमरस फिक्स होता है। देखो बस बहुत सिंपल लैंग्वेज इसको बता दूंगा, बहुत छोटे टाइम में ये बहुत कम टाइम में ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और आपको समझ भी आएगा। वुमेन्स कैप्सूल काम करती है बिल्कुल एक कैप की तरह जिसके अंदर ग्लोमेरुलस फिट होता है। फिर ये वुमेन्स कैप्सूल कनेक्ट होती है यूरिनरी यूरिनरी ट्यूब्यूल, जिसमें हमारा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो सब इसके होता हुआ बाद में जाके निकल जाता है लीव्स, एंड में लीव्स। अब इसमें एक भी ध्यान रखने वाली चीज है, सबसे पहले ग्लोमेरुलस में जो कंटेंट है वो आया। ग्लोमेरुलस क्या करता है ये एरिया पे, जैसे मान लो ये है प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट ये यहाँ पर स्टोर हो गया, ये यहाँ पर स्टोर हो गया, ये प्रोटीन कंटेंट यहाँ पर स्टोर हो गया। और इसका जो लिक्विड फॉर्म था ये आगे बढ़ गया। इसका जो लिक्विड फॉर्म था ये आगे बढ़ गया और एंड में जाके
एक्सक्रीट हो गया मतलब निकल गया। तो ये एक बस एक छोटी सी प्रोसेस है जिसमें हमारी किडनीज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर किडनी का फंक्शन खराब हो जाता है तो ना हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाता ना हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो सकता है और ना ही हम लोग एक्सक्रीट कर सकते हैं यूरिया। यूरिया बहुत हार्मफुल वेस्ट होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। उसी को यूरिन में कन्वर्ट करके ये हमारी बॉडी से रिमूव कर देती है और जो ग्लोमेरुलस है ये प्रोटीन कंटेंट अपने में स्टोर कर लेती है। बाकी ताकि एक तरीके से बस अपने उतने एरिया को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये वो कंटेंट अपने में स्टोर कर लेती है। अब आपने सुना होगा कि लोगों की किडनी जब खराब हो जाती हैं तो उनको क्या कराना पड़ता है, डायलिसिस। डायलिसिस कराना पड़ता है ताकि उनका ब्लड प्यूरिफाई हो जाए। उनका ब्लड प्यूरिफाई हो जाए। जब किडनी सही से काम नहीं करती हैं तो आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है। उस प्रोसेस को हीमोडायलिसिस कहा जाता है। उसमें एक मशीन के थ्रू हम लोगों की बॉडी से इम्प्योर ब्लड निकाला जाता है और वो जाके प्यूरीफायर में पूरी तरीके से प्यूरीफाई होके उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ निकल के फिर वो इस एरिया में आके वापस से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जब किसी की किडनी में प्रॉब्लम होती है तो ये प्रोसेस बहुत मस्ट है, एल्स वो इंसान की डेथ भी हो सकती है। बस हीमोडायलिसिस का इतना ही काम है। किसका? इसका काम है ब्लड प्यूरिफाई करना। ब्लड प्यूरिफिकेशन ड्यूरिंग द फेलियर ऑफ द फंक्शन किडनीज। बस इतना सा है हीमोडायलिसिस का मतलब। जब किडनी खराब हो जाती है तो एक आर्टिफिशियल वे में हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करके हमारी बॉडी में सर्कुलेट कराया जाता है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई फर्दर कैसे बताएं या कोई फर्दर। तो ये बस हमारी किडनी का फंक्शन था। और जब किडनी हमारी फंक्शन ना करे तो हीमोडायलिसिस बस इसमें हेल्प करती है कि हमारा ब्लड प्यूरिफाई कर देती है। नेक्स्ट, अब ये हमारे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चंस हैं आंसर्स के साथ। इसको जिन्होंने सॉल्व करे होंगे वो जानते हैं और वो देख उसको वापस से देख लीजिएगा, अपने आंसर टैली कर लीजिएगा। सेकेंडली इस बार की वीडियो के क्वेश्चंस है, ज़रूर से इसको करिएगा। आंसर ना है जिसको आंसर आता है वो कमेंट कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आंसर्स भी दे दिए जाएंगे। ओके, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।